इरिगेशन के अंदर हमने पिछले लेक्चर में बात की थी वेरियस मीटियोरोलॉजिकल डेटा के बारे में जो कि किसी भी प्लेस की हाइड्रोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब आज के लेक्चर में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा बाकी रह गए थे उनके बारे में। तो ये हमारे कुछ 6 मेन हाइड्रोलॉजिकल डेटा होते हैं। इनके बारे में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो खाली इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से डेटा होते हैं हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो कि किसी भी जगह की हाइड्रोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है प्रेसिपिटेशन डेटा, मतलब कि बारिश से रिलेटेड डेटा। बारिश किस महीने में ज़्यादा हो रही है, कब ज़्यादा हो रही है, कब कम हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से, वो सारे उसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रीम फ्लो डेटा। तो स्ट्रीम का मतलब होता है धाराएं, मतलब कि पानी का फ्लो किस टाइप से है वो इसके अंदर आएगा। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन डेटा, ये दोनों आपने समझ चुके हैं पहले। उसके बाद आता है इनफिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिया। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी का ज़मीन के अंदर जाना। तो किसी भी जगह किसी भी एरिया की ज़मीन किस टाइप की है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करने वाली ज़मीन है या फिर पथरीली ज़मीन है। फिर उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। भूगर्भीय जो जल स्तर है, मतलब कि ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी इसके अंदर आएगी। और फिजिकल एंड जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, किसी भी जगह का तापमान, वहाँ की आर्द्रता और वो सब भी चीज़ें जो है वो वहाँ पे वहाँ की वनस्पति कैसी है, पेड़ पौधे कैसे हैं, उस टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो फिजिकल में आती है। और जियोलॉजिकल होती है उस जगह की बनावट, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, किस टाइप का है। तो ये 6 डेटा जो है आपको इस टाइप से ध्यान रखना है कि खाली ऑप्शंस में ये नाम आपके वहाँ पर दिए हुए हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल के बारे में, जिसमें कि हम वेरियस रेन गेज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो वेरियस रेन गेजेस होते हैं उनको मेनली 2 टाइप से क्लासीफाई किया हुआ होता है, ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक, ठीक है। नॉन ऑटोमेटिक जो होता है उनको हम नॉन रिकॉर्डिंग टाइप भी बोलते हैं और जो ऑटोमेटिक होते हैं उनको रिकॉर्डिंग टाइप भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि रेन गेज होता है वर्षामापी, बारिश कितनी mm हुई उसको नापने वाला यंत्र होता है। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप वो होता है जो कि जो भी डेटा उसके अंदर आता है उसको रिकॉर्ड नहीं करता, उसमें जो रीडिंग लेनी होती है वो अपन को खुद को जाकर पढ़नी होती है उसमें। जैसे कि कोई भी सिलेंडर है उसमें पानी कलेक्ट हो जाएगा बारिश का और उसमें आपको जाकर रीडिंग पढ़नी होगी। और रिकॉर्डिंग टाइप क्या होता है कि जिसमें ऑटोमेटिक एक डिवाइस लगी होती है जो कि हर टाइम पर्टिकुलर टाइम में कितना बारिश हुई, कितना पानी उसके अंदर आया उसको रिकॉर्ड करती जाती है। उस पर हमको ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप जो होता है वो ही मेनली यूज़ किया जाता है इंडियन जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। और इसके अंदर जो मेन हमारा रेन गेज है वो है साइमंस रेन गेज, ठीक है। किसके अंदर, नॉन रिकॉर्डिंग वाले के अंदर। और जो रिकॉर्डिंग टाइप है जिसमें कि कुछ डिवाइसेस लगी हुई होती है तो उसमें 3 टाइप के होते हैं, वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप और फ्लोट और साइफन टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइफन टाइप रेन गेज क्या होता है। तो साइमंस रेन गेज। तो साइमंस रेन गेज जो होता है सबसे बेसिक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर एक सिलेंडर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, एक मेटल का सिलेंडर होता है, ठीक है, जो कि ऊपर से इसका टॉप डायमीटर होता है 127 mm का और बॉटम का जो डायमीटर होता है उसका 210 mm का होता है। अभी जो फिलहाल यूज़ किए जाते हैं उनमें क्या किया जाता है कि इसमें बॉटम वाले को इनलार्ज नहीं करके और स्टैंड बना दिया जाता है, ठीक है। तो कई जो फिगर आपको दिखेंगे तो उसमें शायद हो सकता है कि नीचे वाला पोर्शन इनलार्ज नहीं हो। तो डेटा आपको याद रखना है, टॉप डायमीटर होता है 127 mm का, बॉटम डाया होता है 210 mm का। अब क्या होता है कि इस मेटल वाले सिलेंडर के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है फनल जिसको कि हम कीप बोलते हैं और एक होता है इसमें कलेक्टिंग बॉटल जिसके अंदर की बारिश का पानी आके कलेक्ट होता है। तो इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि ये जो मेटल का सिलेंडर है उसके अंदर ये हमारी बॉटल रखी होगी और उस बॉटल के ऊपर ये फनल कुछ इस टाइप से फिक्स की होगी कि उसका जो शैंक है, मतलब कि ये बॉटम वाला जो पोर्शन है वो इस बॉटल के अंदर चला जाए और जो भी पानी आएगा बारिश का वो इस कीप के थ्रू जाके और इस वाली बॉटल में कलेक्ट हो जाए। और यहाँ पर ये जो फनल की साइज़ रखी जाती है वो एग्जैक्टली जो टॉप की डायमीटर है 127 mm वो ही एग्जैक्टली उतना ही रखा जाता है ताकि जो भी पानी आए वो सीधा उस फनल के द्वारा अंदर चला जाए, उसमें हमको कोई लॉस ना हो। उसके बाद ये जो रिसीविंग बॉटल होती है उस रिसीविंग बॉटल का जो साइज़ रहता है वो रहता है 75 से 100 mm डायमीटर का, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, मतलब कि ये जो बॉटल है वो कितना पानी कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है।
कम रेनफॉल वाले एरिया में ही इनको यूज़ किया जाता है। और अगर हमको ज़्यादा रेनफॉल को नापना है तो इसमें हमको 2-3 बार रीडिंग्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी भर जाती है बोतल, ठीक है। तो बोतल एक बार भरने के बाद हमको डेटा नहीं मिल पाएगा। तो ये जो बोतल कलेक्ट करती है वो कितना पानी कलेक्ट कर सकती है? रिसीविंग बॉटल की जो कैपेसिटी होती है, ये हमारी रिसीविंग बॉटल है, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 75 से 100 mm तक का रेनफॉल ये नाप सकती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक दिन में मान लो 75 से 100 mm वर्षा हुई तो उतना पानी ये कलेक्ट करने की कैपेसिटी रखती है। अगर इससे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो फिर हमको इसमें 2-3 बार पानी बदल कर काम में लेना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि ये जब बारिश का पानी इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितने mm वर्षा हुई? तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ एक अलग से हमको एक और बॉटल दी हुई होती है, मेजरिंग जार होता है जिसको कि बोलते हैं हम, ये होता है मेजरिंग ग्लास, कांच का ग्लास होता है जिसके ऊपर की मार्किंग्स की हुई होती है mm में, ठीक है। और वो जो मार्किंग का जो वो वैल्यूज़ होती है वो होती है 0.2 mm, मतलब कि उस पर जो निशान लगे हुए होते हैं वो 0.2 mm के लगे हुए होते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो 0.2 mm का होता है। लेकिन इससे हम जो मिनिमम एक्यूरेटली जो मेजरमेंट ले सकते हैं वो ले सकते हैं हम 0.1 mm तक का, कि हम 0.1 mm तक की बारिश को भी एग्जैक्टली इससे नाप सकते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि इसको हम लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं। ये तो होता है लीस्ट काउंट, 0.2 mm तो होता है इसका लीस्ट काउंट, लेकिन जो एक्यूरेसी होती है उसकी वो होती है 0.1 mm, ठीक है। फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ लगाया जाता है? एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाया जाता है, कंक्रीट का बेस बनाया जाता है, उसकी साइज़ क्या होती है? 60 बाई 60 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट को सेट करने का ऐसा तरीका होता है कि इसको ऐसी जगह पर रखा जाए जो कि खुली जगह हो, वो भी हम बाद में बात करेंगे। इसको रखने के लिए सबसे मेन जो डेटा है वो ये होता है कि हाइट ऑफ रिम अबव द ग्राउंड इज़ 305 mm। इसका मतलब क्या है? ये होती है रिम, टॉप जो एज होती है हमारे इंस्ट्रूमेंट की वो होती है रिम, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ब्लॉक्स के ऊपर सेट किया जाता है कि रिम की ग्राउंड से हाइट कितनी हो? एग्जैक्टली 305 mm कि मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर हमने इंस्ट्रूमेंट कुछ खड़ा किया इस टाइप से, तो यहाँ से इसकी जो ग्राउंड से हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 305 mm की हाइट एग्जैक्टली उसकी होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा साइमन्स रेन गेज, इसमें आपको डेटा याद रखना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात इसी में आती है कि कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट को रखना है रेनफॉल को मेजर करने के लिए तो वो किस किस टाइप से रखा जाना चाहिए ताकि उसमें जो रेन का वाटर कलेक्ट हो वो एक्यूरेट इकट्ठा हो। तो उसके लिए कुछ डेटा होते हैं कि जैसे सबसे पहले उसको खुली जगह पर रखना चाहिए। अब खुली जगह में भी क्या होता है कि उसके आसपास कितना ओपन स्पेस होना चाहिए। तो जनरली ये माना जाता है कि जहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है उससे 30 मीटर की दूरी तक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक बात। और उसके बाद ये होता है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है आसपास, ठीक है, तो जो उसकी हाइट है उसको कैसे सेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा मान लीजिए कोई ट्री है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट सेट करना है तो जो इंस्ट्रूमेंट की इस ऑब्स्ट्रक्शन से जो दूरी होगी वो इस ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट की दोगुनी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर 5 मीटर ऊंचाई का पेड़ है तो मतलब कि पेड़ से हमको 10 मीटर की दूरी पर इस इंस्ट्रूमेंट को खड़ा करना पड़ेगा, मिनिमम दूरी 10 मीटर की होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? The distance between the rain gauge and the nearest object should be at least twice the height of object। दुगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड हमारा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे वेइंग बकेट वाले की। तो वेइंग बकेट और ये जो तीनों हैं वो ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो अपना साइमन्स वाला होता है। तो सबसे पहले वेइंग बकेट की बात करें तो सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होता है कि इसके अंदर जो सिलेंडर होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर एक बकेट लगी हुई होती है और जब वाटर इसके अंदर इस पे जो कलेक्ट यहाँ पर भी एक कीप हो सकती है, तो इसमें जब वाटर ऊपर से आएगा और इस बकेट के अंदर जो है वो कलेक्ट होता जाएगा और उस पानी के भार के कारण जो होगा यहाँ पर इसके नीचे ऐसा सिस्टम किया हुआ होता है कि ये बकेट जैसे जैसे इसमें पानी इकट्ठा होता जाएगा ये बकेट नीचे जो है वो स्लाइड होती जाएगी वजन के कारण, और जितना ये नीचे स्लाइड होगी उसके साथ साथ एक पॉइंटर घूमता जाएगा और वो पॉइंटर जो होता है यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम जो होता है वो
लगाया गया होता है जिस पर कि एक ग्राफ पेपर लपेटा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है एक रोटेटिंग ड्रम होता है, उस रोटेटिंग ड्रम के ऊपर क्या होता है, एक ग्राफ लगा हुआ होता है, ग्राफ पेपर। तो क्या होता है कि समय के साथ ये जो ड्रम है वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है, और यहाँ पर जो है यहाँ एक पेन लगा हुआ होता है। तो जैसे जैसे ये बकेट नीचे जाती जाएगी तो ये जो मार्कर है यहाँ पर जो पॉइंट है वो भी ऊपर नीचे जो है वो स्लाइड होता जाएगा, और उससे जो है वो हमको रीडिंग्स मिलती जाएगी। फिर इसके बाद आता है टिपिंग बकेट टाइप। तो टिपिंग बकेट टाइप में क्या होता है कि वापस से एक सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो कलेक्टिंग फनल हम बना देते हैं। अब क्या होता है कि इसमें यहाँ पर नीचे 2 टिपिंग बकेट लगी हुई होती है। कैसे लगी हुई होती है, वो कुछ इस टाइप से होती है। क्या होता है इसमें कि जब ऊपर से पानी आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये 2 टिपिंग बकेट लगी हुई होती है जो कि इस तरह से मूव हो सकती है। तो क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में पानी आएगा तो कोई भी एक साइड वाली बकेट इसके नीचे होगी यहाँ पर, तो क्या होगा कि पानी उस बकेट में इधर फिल होता जाएगा, मान लो इस टाइप से, और पानी के फिर वजन के कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बकेट इधर बाहर हो जाएगा, तो उस वजन के कारण ये बकेट इधर स्लाइड हो जाएगी। तो ये जैसे ही बकेट, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कंडीशन है अभी, तो ये बकेट कुछ इस टाइप से हो जाएगी। इधर का जो पानी है वजन के कारण ये इधर स्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ का पानी सारा निकल कर नीचे यहाँ पर एक कलेक्टिंग कंटेनर होता है, उसके अंदर ये सारा पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही ये नीचे गिरेगा तो इधर वाला जो खाली पोर्शन है वो इस फनल के नीचे आ जाएगा। तो वापस से क्या होगा कि अब इधर वाला जो बकेट है वो भरना शुरू हो जाएगा, और इधर जैसे ही पानी का वजन एक लिमिट तक आएगा, इधर वाली जो बकेट है वो इधर ढुल जाएगी, इधर नीचे, ठीक है। ये इधर पानी जो है वो चला जाएगा। तो इस टाइप से इसका मैकेनिज़्म होता है, और ये जो बकेट रिसीव करती है वाटर को, वो करती है 0.25 mm। 0.25 mm जो बारिश होती है, एक बार में ये बकेट 0.25 mm वर्षा को कलेक्ट करती है। और क्या होता है कि जैसे ही ये बकेट एक बार इधर या इधर गिरती है, तो यहाँ पर नीचे एक ऐसा सर्किट बना हुआ होता है कि जैसे ही ये जो बकेट है वो नीचे गिरेगी, तो वो सर्किट एक सिग्नल भेजेगा, कहाँ पर, रिकॉर्डिंग स्टेशन में। तो वहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि बकेट जो है वो नीचे गिरी है, और वहाँ पर उसने कितना मेजरमेंट ले चुका है, वो 0.25 mm के बराबर। इसके बाद आता है चौथा हमारा फ्लोट या फिर साइफन टाइप रेन गेज। इसमें कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है कि इसमें एक फ्लोट होती है और एक साइफोनिक एक्शन के थ्रू पानी इसमें आउटलेट से बाहर निकलता है। क्या सिस्टम होता है, ये हमारा कंटेनर है, उसके अंदर ये कीप लगी हुई है, और यहाँ से जब पानी आएगा तो नीचे यहाँ पर एक कलेक्टिंग सिलेंडर होता है। अब उस कलेक्टिंग सिलेंडर के अंदर क्या होता है, एक फ्लोट लगा हुआ होता है। फ्लोट ऐसी चीज़ होती है जो कि पानी के ऊपर तैरता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब इसमें इस टाइप से सिस्टम होता है कि ये पूरा पैक नहीं करते इसको यहाँ से, ठीक है। तो जब ऊपर से पानी आएगा तो वो क्या करेगा कि इस सिलेंडर में नीचे जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे इसमें पानी आता जाएगा, ये जो फ्लोट है वो इसमें पानी के ऊपर उठने शुरू हो जाएगी। और ये जो फ्लोट होती है ऊपर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस से कनेक्टेड होती है। तो जितना फ्लोट ऊपर उठती जाएगी तो हमको पानी का लेवल उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब फ्लोट इस पॉइंट से ऊपर उठ जाती है तो यहाँ से साइफोनिक एक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जितना भी पानी इसके अंदर कलेक्ट हुआ है वो सारा आउटलेट के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन गेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट रेन गेज होता है वो नॉन ऑटोमेटिक वाला होता है, साइमंस वाला। मेनली क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप के रेन गेज और आ जाते हैं। 2 तो ये थे, नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग टाइप। इसमें जो एक और आता है हमारे पास, वो आता है माइक्रोवेव रडार। और एक आता है टोटलाइजर।
ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जस्ट इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। माइक्रोवेव रडार क्या होता है, एक माइक्रोवेव होती है। माइक्रोवेव क्या होती है, जैसे कि वाईफाई होता है, इंटरनेट होता है, वैसे ही माइक्रोवेव्स होती है। उसका कहाँ यूज़ आता है, रेनफॉल की इंटेंसिटी को नापने के लिए कि किस एरिया में कितनी इंटेंसिटी से बारिश हो रही है। क्योंकि हमको पता है कि पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया में भी अलग अलग जगह पर रेनफॉल की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। उसी तरीके से जो डेंसिटी है रेनफॉल की, उसको भी इसके थ्रू पता लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है टोटलाइज़र। टोटलाइज़र जो होता है वो लगभग हमारे साइमंस रेन गेज के जैसा ही होता है, लेकिन ये जो रेन गेज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर किसी एरिया में हमको एक सप्ताह के लिए या लंबी ड्यूरेशन के लिए, महीने भर के लिए अगर रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करना है, तो उसकी जगह पर हमको टोटलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइमंस रेन गेज जो होता है वो ओनली 75 से 100 mm के आसपास ही रीडिंग ले सकता है। इसको दिन में अगर रीडिंग्स लेनी है तो 2-3 बार चेंज करना पड़ता है इसके अंदर का पानी। तो उसी तरीके से जो टोटलाइज़र होता है उसकी कैपेसिटी होती है वो महीने भर तक का डेटा जो है वो कलेक्ट करके रख सकता है। तो ये जो बड़ी साइज़ में होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसको किसी भी जगह की जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि वहाँ का रेनफॉल पर्टिकुलर किसी सीज़न में कितना है, वहाँ पर जो स्ट्रीम्स का फ्लो है वो किस टाइप से रहेगा, वो सारी चीज़ें इसके द्वारा मेजर की जाती है। और इसमें एक और बात ये रहती है कि अब जब लंबे समय तक पानी इस टोटलाइज़र के अंदर कलेक्ट किया हुआ रहेगा तो हो सकता है कि हीट के कारण कुछ पानी इवेपोरेट भी हो जाए। तो उससे बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं कि जो इसका कलेक्टिंग टैंक होता है उसके अंदर एक ऑयल की चादर ऑयल डाल दिया जाता है। और जैसे जैसे उसके अंदर पानी कलेक्ट होगा तो ऑयल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो पानी के ऊपर तैरता है। तो वो ऑयल उस पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा और वो उसको इवेपोरेट होने से बचाएगा। तो ये थे सारे हमारे रेन गेज के बारे में।